नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास सीरीज कमोडिटी की क्लास मानसून स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि अब तक देश में मानसून की चाल कैसी रही है और आगे मानसून की चाल कैसी रह सकती है, और मानसून की चाल के बीच खरीफ की बुआई को लेकर क्या ताज़ा हालात हैं, क्या ग्राउंड सिचुएशन है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही मानसून की अनिश्चितताओं के बीच डेरिवेटिव मार्केट, जो एग्री कमोडिटी का वायदा बाजार है, वायदा कारोबार है, ये कैसे किसानों का और कारोबारियों का रिस्क कम कर सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं जतिन सिंह, एमडी हैं स्काईमेट के। हमारे साथ बीबी मेहता हैं, ईडी हैं सी के। हमारे साथ एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रस्ते जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बिमल कोठारी हैं, आईपीजीए के वाइस चेयरमैन। योगेश द्विवेदी हैं, सीईओ हैं मध्य भारत कंसोर्शियम ऑफ एफपीओ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि आज का जो हमारा शो है वो मानसून स्पेशल है, कमोडिटी की क्लास मानसून स्पेशल, तो मेरा सबसे पहला सवाल जतिन सिंह जी आपसे होगा सर, कि करीब करीब 1.5 महीने, मतलब आज जब हम बात कर रहे हैं 15 जुलाई को, तो 1.5 महीने मानसून के निकल चुके हैं। जून का महीना मानसून के लिए ठीक रहा, लेकिन जुलाई के जो शुरुआती 10 दिन थे वो मानसून के लिए बेहद खराब रहे, और करीब करीब 43% की कमी हमने जुलाई के शुरुआती 8-10 दिनों में मानसून में देखा। अब आप जरा बताएं कि एक बार मानसून फिर से रिवाइव हुआ है, तो अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अब जो जुलाई के 15 दिन अभी बचे हैं इस महीने के, इन 15 दिनों के लिए आपका फोरकास्ट क्या है, और क्या ये जो कमी हमने जुलाई की शुरुआत में देखी है मानसून में, क्या इतना कवर हो पाएगा जुलाई के सेकंड हाफ में? आपका अनुमान क्या है? देखिए, काफी हद तक कवर हो जाएगा। मानसून अभी तो जुलाई में -5 हो गया है, थोड़ी देर पहले -9 पे चल रहा था। 1-2 दिन अभी थोड़ी हल्की बारिश है, पर 18, 19, 20 बहुत बारिश। आई वुड से दिल्ली के लोगों को शुड बी लुकिंग आउट फॉर फ्लड। माउंटेन स्टेट्स में भी बहुत बारिश है, लगातार कश्मीर से कन्याकुमारी तक बारिश है 3 दिन। उसके बाद भी बारिश रुकेगी नहीं, कम होगी, ज्यादा होगी, लेकिन चलते रहेगी। आई कैन सी rainfall in India going all the way at least to the last week of जुलाई, और उसके बाद थोड़ा सा टेपर करता है, पर काफी हद तक मेरे ख्याल से जुलाई पिकअप कर जाएगा। जुलाई हमारे अनुमान के हिसाब से 100 से थोड़ा कम रहेगा, बट वो काफी वो तब भी ठीक है कि जुलाई में बहुत बारिश होती है। और जो हमारा अनुमान है कि जो लैटर पार्ट ऑफ मानसून है वो फर्स्ट पार्ट से बेटर होगा, तो अगस्त सितंबर के महीने जून और जुलाई से बेहतर होंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगस्त और सितंबर का महीना जून और जुलाई के मुकाबले बेहतर होंगे और वहां पर अच्छी बारिश होगी। हमारे साथ एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ अरुण रस्ते जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास शो में। आपसे मैं समझना चाहूँगा, चूँकि आपका एग्री का सबसे बड़ा एक्सचेंज है देश का, और 74-75% मार्केट शेयर है आपका पूरे एग्री स्पेस में। आप जरा बताएं सर कि आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट क्या है इस बार खेती किसानी को लेकर, क्योंकि सबकी नज़र इस बार इसलिए खेती पर ज़्यादा टिकी हुई है, खरीफ की खेती पर, क्योंकि एक तो पेंडेमिक ईयर है, बहुत लंबे समय तक मानसून की मार कोरोना की मार है वो देखने को मिली। मानसून की चाल जुलाई के पहले हफ्ते में बहुत सुस्त रही, जिससे थोड़ा डर बढ़ा था, हालांकि अब ये डर कम हो गया है। आप बताएं कि आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट ओवरऑल खरीफ की सोइंग और खरीफ की खेती को लेकर क्या है? देखिए, मतलब मानसून, हम तो जब अपने स्कूल टाइम में जो पढ़ते थे और आज भी जो हम देख रहे हैं, मानसून इंडिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दो चीजों के लिए। एक तो मानसून में जो होता है कि हमारी खेत, मतलब जितना जैसे फूड सिक्योरिटी कहते हैं उसका लगभग 50%, और जो हमारी पल्सेस हैं, दाल जैसे कहते हैं, दाल का जो गन है मेन, इसका करीब 2/3 मानसून पर डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा जैसे सीरियल क्रॉप है, पैडी है, मेज है, बाजरा है, या हमारी ऑयल सीड्स जितने हैं जैसे मूंगफली है, सोयाबीन है, और स्पाइसेस जैसे टर्मरिक है, ये सभी मानसून पे डिपेंडेंट होती हैं। अब इस मानसून के कारण दो चीजें होती है। अगर अच्छा मानसून आ जाए तो 75% हमारी जो जो खेती होती है मानसून पे डिपेंडेंट होती है, और अगर अच्छी खेती हो जाए तो ग्रामीण भारत में खुशहाली आ जाती है, परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, और अर्बन इंडिया में भी जीडीपी बढ़ने में मदद होती है। तो इसलिए मानसून हमारे देश के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
मॉनसून के हमें दो एक्सचेंज की तरफ से जब हम मॉनसून को देखते हैं तो जून से लेकर सितंबर तक मॉनसून आता है। अब जून में जब केरला में मॉनसून आता है तो मध्य प्रदेश में बैठा हुआ किसान डेरिवेटिव्स मार्केट को देख के ये पता कर सकता है कि उसे इस साल क्या बुआई करनी है, क्या उससे किस फसल को बोने से उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अभी तक हमारे पास सिर्फ दो मानदंड उपलब्ध थे, पिछले साल में क्या बुआई हुई और उसका क्या क्रॉप के रेट मिले हैं और एमएसपी क्या है। इसके ऊपर जनरली किसान अपनी बुआई के जो डिसीजंस होते थे वो लेते थे। पर आज की तारीख में अगर डेरिवेटिव मार्केट में अगर हम देखना चाहें तो चूंकि डेरिवेटिव मार्केट अगले 4 या 5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको अवेलेबल करवाता है, तो जैसे ही जून में मॉनसून घुसता है केरला में, मध्य प्रदेश में सोयाबीन जो बोता है वो सोच सकता है कि अगर अगले 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट सोयाबीन का एक पर्टिकुलर रेट पे है जो कि स्पॉट से अगले कैरी करके उस पर्टिकुलर रेट तक पहुंचेगा, तो उसे पता चल जाता है कि ये सोयाबीन का ये भाव मिलेगा। तो इस दृष्टि से मतलब उसकी जो बुआई का स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है वो ये कर सकता है कि उसे ज्यादा बोना है, कम बोना है सोयाबीन या पैडी ज्यादा बोना है, वो डिसीजन आराम से कर सकता है और उसकी रिस्क कम हो जाती है। राइट, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि डेरिवेटिव मार्केट क्या रोल प्ले करता है पूरे खेती किसानी को लेकर, ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अब डॉक्टर बीबी मेहता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, चूँकि आप तिलहन इंडस्ट्री को लगातार ट्रैक करते हैं और आपकी पैनी नज़र होती है, और सोयाबीन की क्रॉप एक बड़ी तिलहन की क्रॉप है जिसकी सोइंग खरीफ के मौसम में होती है। तो आप बताएं सर, ये जो मानसून थोड़ा डिले हुआ था जुलाई के शुरुआती दौर में, तो कितना इम्पैक्ट पड़ा है सर तिलहन की खेती पर, तिलहन की बुआई पर? क्या इंटरनल रिपोर्ट आपके पास सर मेहता जी? नहीं, देखिए, जो 2 दिन पहले का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया है उसके मुताबिक तो लगभग 12 से 13 लाख हेक्टर कम है। अच्छा। मगर अभी जो 2-3 दिन में जो बारिश हो रही है, जो गुजरात में अच्छी बारिश हुई है, महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हुई है, एमपी में अच्छी बारिश हुई है, एक्सेप्ट ये जो इंदौर मालवा बेल्ट है उसमें बोल रहे थे थोड़ी कम बारिश हुई है। और राजस्थान में जो सोयाबीन बेल्ट है, कोटा और बूंदे, वहाँ बारिश अभी कम हुई है। पहले हमारा अनुमान था कि ये साल इतनी अच्छे दाम मिले हैं किसान को तो कम से 5 से 7% एकरेज बढ़ेगा, पर अभी जो लेट हुआ है उसके वजह और जो सर्टिफाइड सीड की थोड़ी कमी है और सोयाबीन सीड के इतने दाम है। मेरे को आज पता चला कि सर्टिफाइड सीड कम से कम 125 से 130 रुपये किलो पे जा रहा है, तो काफ़ी महंगा हो रहा है। उसके वजह से भी थोड़ा बुआई कम हो सकती है। तो ओवरऑल जो लास्ट ईयर बुआई थी इतनी है तो थोड़ी 1-2% ज़्यादा हो सकती है, पर जो पहले 5 से 7% का अनुमान हमारा जो था एक इंडस्ट्री में, वो ऐसा लगता है कि शायद नहीं भी हो। अच्छा, हाँ जी, ये आपका आकलन है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस पर आगे मैं आपसे और कुछ जानकारी चाहूँगा, लेकिन जतिन सिंह जी, आपसे एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ सर कि ओवरऑल आपने बताया कि अगस्त और सितंबर का महीना मानसून के लिए अच्छा रहेगा, ये आपकी उम्मीद है, लेकिन आप ये बताएं कि मानसून का महीना अच्छा रहेगा, ये तो ठीक है सर, रेन का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कैसा रहेगा अगस्त और सितंबर के महीने में या फिर जुलाई के सेकेंड हाफ में भी? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि खेती के लिए बहुत ज़रूरी है कि बारिश तो हुई ही, बारिश के साथ साथ बारिश का वितरण, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रेन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी खेती को कोई बड़ा फायदा होता है। तो इसको लेकर सर आपका आकलन क्या है रेन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर? जो क्लाइमेट चेंज का पैटर्न है, हाँ, उसमें अब वितरण यूनिफॉर्म नहीं हो। आप ये देखिए ना कि अगर 10 दिन का जो गैप है, अगर मानसून में जुलाई में ही 4 दिन में पूरा हो जाए तो वितरण तो नॉर्मल, तो आपके आंकड़े तो बन गए। तो अगस्त सितंबर में 2000 आपने 19 में भी देखा है, ये 2020 में भी देखा, लास्ट में बहुत बारिश हुआ। So I would imagine that there could be another 1 or 2 dry spells before the end of before 30th September 2021. So I statistically आप डायनामिकली फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकली वितरण यूनिफॉर्म नहीं होगा। हाँ, ये ठीक बात है। ये आपने आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बहुत मुश्किल है कि रेन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। और इस पर आप चूंकि आपने ये बात कह दी है, आप मानसून के जानकार हैं, तो इसको लेकर और भी कई काउंटर क्वेश्चन हैं, आगे मैं आपसे इस पर बात करूंगा। हमारे साथ योगेश द्विवेदी भी हैं, मध्य भारत एफपीओ के। योगेश जी, आपका भी स्वागत है। आप बताएं सर पहले तो कि मानसून को लेकर आपके इलाके में क्या हालात हैं इस वक्त और वहां पर क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर सर, क्योंकि आप एक एफपीओ से जुड़े हुए हैं,
किसानों का एक संगठन आपके साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ के किसान इस वक्त मानसून को लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या ग्राउंड पर इस वक्त खेती का हाल है वहाँ पर? जी, मैं कल भी फील्ड में था। कल जगह में तो स्थिति तो बहुत खराब है। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में जैसा कोई अभी हमारे स्पीकर बोल रहे थे कि पानी बरसा है, बट दैट इज अ वेरी स्कैटर्ड मैनर में पानी है एंड इट इज नॉट इनफ एट ऑल। एक्चुअली कई सारे जगहों में हमारी फसल जो है वो सूखने की स्थिति में आ रही है, तो किसान काफी परेशान है। कुछ पैचेज में बारिश हुआ है, बट इट इज, आज मैं सुबह बड़वानी में बात कर रहा था, कल मैं सीहोर में था, थोड़ा सा पानी एक जगह पे गिरा। बट ओवरऑल स्टेट का स्थिति जो है, पर्टिकुलरली जो हमारा सोयाबीन का क्रॉप और जो पल्सेस क्रॉप है, उस पे काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर ये स्पेल अगर 10 दिन और चलता रहा तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। अच्छा। और वही सेंटीमेंट्स जो है वो मार्केट को भी देखने में मिल रहा है। और अगर अभी भी 10 दिन के अंदर अगर रेनफॉल हो जाता है तो अभी भी रिकवर किया जा सकता है। कम से कम 50-60% तक होगा, बट लास्ट तो करीब 30% लास्ट तो हो चुका है। अच्छा। और स्थितियां जो है किसानों का जो है वो जी। पिछला ये तीसरा साल है मध्य प्रदेश में अनफॉर्चुनेटली, हाँ, हाँ। सोयाबीन के लिए और पल्सेस के लिए। मेनली जो हमारा खरीफ पल्स में तुअर को छोड़ करके जो ब्लैक ग्राम है या मूंग है, उनमें तो काफी बड़ा जो है चैलेंज किसान जो है फेस कर रहे हैं। किसान फेस कर रहे हैं, ये आपने बहुत ग्राउंड की रिपोर्ट बताई है। तो अब ऐसे में अरुण रास्ते जी, आपसे मैं सर पूछना चाहूँगा, चूंकि आप इस वक्त एक गाइड की भूमिका में हैं, और गाइड की भूमिका में इसलिए कि आपका चूंकि एग्री का एक बड़ा एक्सचेंज है और मानसून पर किसी का अख्तियार है नहीं, मतलब किसान हों चाहे कारोबारी हों, वो अपने हिसाब से मानसून की चाल तय कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास वो टूल है जिसके जरिए आप ये बता सकते हैं कि आप अपने जोखिम को कैसे कम करें। तो मानसून को लेकर चूंकि हमेशा अनिश्चितता का माहौल बना होता है, फोरकास्ट कई बार कुछ होते हैं और बारिश उसके उलट होती है, तो आप बताएं सर कि मानसून की अनिश्चितताओं के बीच डेरिवेटिव मार्केट कितना बड़ा रोल प्ले करेगा किसानों का नुकसान कम करने में, जोखिम कम करने में, और कारोबारियों का जोखिम कम करने में? देखिए, इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो जैसे पुट ऑप्शन, जैसे आज की तारीख में पुट ऑप्शन अगर किसान खरीद लेता है और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब उसका हार्वेस्ट हो जाता है, उस समय अगर उसने अभी प्रीमियम दिया है, जैसे 5,000 का रेट है चने का, उसने 250 रुपए प्रीमियम में आज खरीद लिया है पुट ऑप्शन, और उस समय अगर देखता है कि 5,000 से कम रेट जा रहा है, तो जो स्ट्राइक रेट है 5,000 का, उस पर उसको मतलब पैसा मिल जाएगा। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म में उसको लॉस नहीं होने देंगे। और अगर 5,000 से ज्यादा रेट है तो पुट ऑप्शन को छोड़ के मार्केट में, स्पॉट मार्केट में बेच सकता है। तो अपनी डाउनवर्ड रिस्क जितनी है वो पूरी की पूरी किसान की खत्म हो जाती है अगर एक्सचेंज प्रीमियम दे सकता है तो। इसी तरह वो मतलब सेल ऑप्शन भी अपना कर सकता है, क्योंकि वो ये कर सकता है कि फ्यूचर में हमारी जो सेल पोजीशन है उसको आज की तारीख में ले सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं अगले दिनों के लिए। और जैसे ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको लेके अगर उसे ये दिखता है कि मतलब बाहर ज्यादा रेट मिल रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करके स्पॉट मार्केट में बेच सकता है। तो दोनों तरफ से किसान का फायदा हो सकता है। अच्छा। तो दैट इज वन ऑप्शन। आज की तारीख में मतलब प्राइस की जो डाउनवर्ड रिस्क है या प्राइस मैकेनिज्म है, राइट, वो दोनों को कवर कर सकता है। हाँ, तो ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए जानना जरूरी है। देखिए, हम एक प्रॉपर शो लेकर आपके लिए इसलिए आए हैं ताकि आपको मानसून की जानकारी तो मिले ही कि आगे मानसून की चाल कैसी रहेगी, और अगर मानसून में कुछ ऊपर नीचे होता है, फोरकास्ट के मुकाबले आंकड़े कुछ ऊपर नीचे होते हैं, बारिश कुछ कम ज्यादा होती है, तो आप अपने जोखिम को, अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त IPGA इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन विमल कोठारी भी जुड़े हैं। कोठारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आप बताएं सर, खरीफ दलहन की खेती का सर इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि दलहन का मार्केट इस वक्त बहुत सुर्खियों में है, सरकार की नजर भी है कीमतों को लेकर के। तो आप बताएं सर, ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है दलहन की खेती का? धन्यवाद मृत्युंजय जी। एक तो जैसे सभी पैनलिस्ट ने बताया मानसून की क्या स्थिति है। इस बार जून में बारिश सामान्य से अच्छी थी, लेकिन ये 15 दिन बीच में, अभी जून के आखिर में और जुलाई के पहले वीक में 15 दिन काफी सूखे की स्थिति थी अभी। लेकिन 5-6 दिन से बारिश लगातार महाराष्ट्र में तो काफी इसने कवर कर लिया है। तो अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है, हालांकि हमारे पास ये ट्रेड सोर्सेस से हैं, कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अनकंफर्म रिपोर्ट जो आ रही है उस हिसाब से दलहन में बहुत ज्यादा अभी कोई कमी नहीं है सोइंग में। लगभग लास्ट ईयर जितनी सोइंग इस समय तक हुई थी उतनी सोइंग हो चुकी है। और देखिए, दलहन की खेती में पानी बहुत ज्यादा चाहिए नहीं,
हालांकि लेकिन जैसे एक पैनलिस्ट ने बताया कि मध्य प्रदेश में काफी चैलेंज है, तो अगर कुछ बारिश होती है तो मेरे ख्याल से वहाँ खेती हो सकती है और बुआई हो सकती है। तो अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से बुआई जो है वो लगभग लास्ट ईयर से थोड़ी कम हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है। और अभी मानसून सक्रिय हो चुका है, और अगर मानसून की यही स्थिति रही तो मेरे ख्याल से जुलाई महीने में ओके जी। तो आप कह रहे हैं कि अभी तक की स्थिति बहुत खराब नहीं है, आगे अगर, हालांकि आपने कहा कि बहुत ज्यादा बारिश नहीं चाहिए दलहन की खेती के लिए, तो चलिए कम से कम अभी तक की जो बात हो रही है उसमें बहुत चिंता वाली बात सामने निकल कर आई नहीं है। मेहता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर कि मुझे तो याद नहीं है, आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है, शायद आपको याद हो कि खरीफ की सोइंग के वक्त तिलहन का ये प्राइस देखने को मिला हो, सोयाबीन का ये भाव देखने को मिला है। क्या सर इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्या सोयाबीन की खेती को, कि इतना अच्छा भाव बुआई के वक्त में सोयाबीन का दिख रहा है? क्या इसका कोई इम्पैक्ट अभी नहीं हुआ है या होने वाला है? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, बुआई के वक्त पे अगर अच्छे दाम है तो बुआई बढ़ती है और किसान को भी एक आनंद मिलता है कि चलो अच्छी प्राइस मेरे को मिलेगी। ये साल अच्छे भाव है, फिर भी जो बारिश के वजह से डिले हुआ है, अगर बारिश ठीक आ जाती थी तो मेरे ख्याल से 5-7% बढ़ जाता। पर साथ में ये भी सोचना चाहिए कि तिलहन के साथ में और भी क्रॉप है, जैसे पल्सिस है और भी क्रॉप है, तो एक कॉम्पिटिटिव देखना पड़ेगा। अभी किसान भी देखते हैं कि उसको 2 पैसा ज़्यादा कहाँ से मिलेंगे, वेदर तिलहन से मिलेंगे, पल्सिस से मिलेंगे या तो कॉटन से मिलेंगे, वो डिसाइड वो करता है। हम सोचते हैं कि हमारा तिलहन का भाव बचे के लिए तिलहन बढ़ेगा तो बाकी के भी इतने बढ़े, सारे कमोडिटी के भाव बढ़े हैं, तो किसान भी होशियार है, वो भी देख लेता है। जैसे एनसीडेक्स में कोट आता है तो उसको मालूम है भाई क्या हम बोए, और वो बुआई पे इस पर ध्यान देते हैं। खाली फक्त हम तिलहन के बारे में सोच कर नहीं बता सकते कि भाई तिलहन का बढ़ जाएगा। और ये सर उम्मीद काफ़ी थी, क्योंकि जैसे सोयाबीन के दाम मिले, कभी किसान को ऐसा दाम मिले नहीं है। और मैंने तो वहाँ तक सुना था रबी सीजन में भी लोगों ने सोयाबीन लगाया था। और एक साल और नया डेवलपमेंट है, अब तक क्या था कि सोयाबीन एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में ही था। अभी ये साल गुजरात में भी मेरे ख्याल से 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा बुआई गुजरात में हुई है, कर्नाटक में हुई है, आगे तेलंगाना में भी सोयाबीन गया है। तो मतलब सोयाबीन और स्प्रेड हो रहा है, जरूर नहीं कि महाराष्ट्र और राजस्थान या तो एमपी में रहा है, तो उसके वजह से एरिया बढ़ेगा। वो बढ़ेगा, शायद हो सकता है कि एमपी में कम हो, मगर बाकी के स्टेट में है, उसके वजह से एरिया शायद बढ़ सकता है 2-3%। हम तो चाहते हैं कि 5 से 7% एरिया बढ़े। अभी और वी आर कीपिंग और फिंगर क्रॉस, अगले 10 दिन में क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। बारिश के लिए, बारिश का जो पोजीशन है, हाँ। और जैसे अभी ये जतिन सिंह बता रहे थे, वो हाँ। भी एक जरा सोचने लायक विचार था। हाँ। कि बारिश तो आएगी 105%, 104%, मगर अगर गैप ज्यादा हो गया बीच में, हाँ। तो इट कैन अफेक्ट द क्रॉप। यस, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और ये बहुत ज़रूरी है जानना समझना भी कि प्राइस बहुत अच्छे हैं तिलहन के, लेकिन चूंकि मानसून कहीं कहीं जो जहाँ पर देरी हुई है उस वजह से बुआई में देरी हुई है, तो आप फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3% बुआई यहाँ पर बढ़ सकती है। अब अरुण जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, चूंकि आपका जो एक्सचेंज है वो एक आईना है, डिमांड सप्लाई का एक अच्छा रिफ्लेक्शन एक्सचेंज पर प्राइस मैकेनिज्म के जरिए होता है। तो आप जरा बताएं सर कि आगे अभी तक के जो हालात हैं मानसून को लेकर, जो हमने बात की अभी, जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया, इसको देखते हुए आगे आप एग्री मार्केट की डिमांड सप्लाई की स्थिति क्या देख रहे हैं? देखिए मृत्युंजय जी, मेहता जी ने जो बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी मेरे से पहले, कि एनसीडीएस के फिगर्स देख के लोग डिसाइड करते हैं किसान आज की तारीख में कि उसे क्या बोना है। राइट सर। तो ये देखिए, हम ये करते हैं मार्केट में, ये देख रहे हैं कि कोई भी चीज अगर आप फ्यूचर को देखेंगे तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है, और रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी इन्वॉल्व होता है। अगर आप कुछ कोई चीज बेचते हैं, खरीदने वाला अपनी रिस्क देखता है और बेचने वाला अपनी रिस्क देखता है। बेचने वाला ये डिसाइड करके चलता है कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा तो मैं बेचूंगा, खरीदने वाला ये डिसाइड करके चलता है कि अगर मैं इससे खरीदता हूँ आगे इसको मैं किसी डेरिवेटिव, जैसे चना खरीदने वाला ये सोचता है कि मैं इसको दाल बना के प्रोसेस करके बेचूंगा, तो मुझे अगर प्रॉफिट मिलने वाला होगा, मैं दाल के प्राइस बढ़ा सकता हूँ, तो मैं बढ़े हुए रेट पे भी ले लेता हूँ। तो ये तो डिमांड और सप्लाई का जो मतलब कॉम्बिनेशन है, ये मार्केट को डिसाइड करता है। अब इसमें किसान और मतलब जो कंज्यूमर है, इसके बीच में 2 कड़ियां और आती है। एक तो जैसे हमारे जैसे एक्सचेंज वाले जो मैकेनिज्म है इसको ट्रीट करते हैं, दूसरा एमएसपी वाला है।
तो नीचे नहीं जाने दें, उसके कुछ मैकेनिज्म है। ऊपर नहीं जाने देने वाले ये वाले मैकेनिज्म भी कुछ है, जैसे कि इंपोर्ट करते हैं। जैसे दालों के बारे में यह है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोजाम्बिक से, म्यांमार से दालों का इंपोर्ट करने का अगले 5 साल के लिए लाइसेंस दिया हुआ है। इसका यह है कि दाल कम से कम फूड सिक्योरिटी हमारी मेंटेन रहेगी। तो ये मिसमैच थोड़ा बहुत तो है, 10% का मिसमैच होगा, पर इंपोर्ट करके उसको पूरा कर लिया जाएगा। पर जैसे ये अभी किसी ने कहा कि 10% अगर सोयाबीन का ज्यादा मतलब क्षेत्र बढ़ जाता है तो उसमें प्राइस मैकेनिज्म भी थोड़ा जैसे कहते हैं मॉडरेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ेंगी। किसान अगर खुशहाल है, ठीक है, तो वो खुशहाल रहेगा। ओके, और जो कंज्यूमर है वो भी मतलब दुखी नहीं रहेगा। अच्छा, तो आप कहें कि बैलेंस रहेगा कंज्यूमर और किसानों के बीच में, ये बहुत जरूरी भी है। ये बैलेंस करना ही थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन अगर ये बैलेंस हो जाता है तो एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल संक्षेप में योगेश जी, वक्त कम है, आपसे पूछना चाहता हूं मैं, चूंकि आप एफपीओ के सीईओ हैं, मध्य भारत एफपीओ के, तो आप जरा बताएं कि आप लोग अपनी तरफ से क्या पहल कर रहे हैं किसानों को अवेयर करने के लिए, अल्टरनेटिव क्रॉप की तरफ फोकस करने के लिए, ताकि सिर्फ मानसून वाली फसल पे ही किसान डिपेंडेंट ना हो। इसके लिए आप लोग क्या पहल कर रहे हैं योगेश जी, संक्षेप में सर? देखिए, अभी मिक्स फार्मिंग का ऑलरेडी मिक्स क्रॉपिंग का अप्रोच फार्मर ने काफ़ी, क्योंकि हमारे रीजन में, मालवा रीजन में तीसरा साल है ये सोयाबीन का स्थिति चैलेंजिंग। अभी जैसे हमारे कई पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि अभी डैमेज नहीं हुआ है, अभी थोड़ा जल्दी होगा, बट अगर 15 दिन अगर और पानी का यही हाल रहा तो दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग मक्का और ये दूसरी फसलों पे किसान ऑलरेडी हमारे यहाँ जा रहे हैं, जो थोड़ा सा हार्डी क्रॉप है उस पे जो है लोग जा रहे हैं। तो वो फसलों में इनफैक्ट कुछ एरिया सोयाबीन का, पैडी में भी हो गया, तो पैडी भी वाटर रिक्वायर्ड वाला मतलब रिक्वायरमेंट उसका भी है, तो ये है। लेकिन साथ में यहाँ पे जो मैं बोलना चाहूँगा, अरुण जी का जो पॉइंट है, ये जो चेंजेज है इस तरह का, इसमें जो पुट ऑप्शन है, जो हम लोगों ने पिछले सीजन में हमने पुट ऑप्शन का यूज किया था, वो जो है जिसमें प्राइस इंश्योरेंस करके, और हम लोग जो है अभी प्राइस इनफैक्ट बढ़ रहा है लगातार। बट इस पुट ऑप्शन का जो ब्यूटी है कि अगर प्राइस बढ़ता भी है तो आपके ऊपर जो फ्यूचर वाले ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत होता था। अगर प्राइस बढ़ गया और आपने उस समय आपके पास सोयाबीन अगर नहीं हुआ, अगर आपका फसल गड़बड़ हो गया, तब आप प्रॉब्लम में ऐसा फंस सकते हैं। लेकिन पुट ऑप्शन ये आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि आप किस तरह से किसानों को अवेयर कर रहे हैं। जतिन जी, बिल्कुल संक्षेप में सर, जो जुलाई के शुरुआत में जो डेफिसिट हमने मानसून में देखा है, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या अगले 15 दिनों में ये रिकवर हो पाएगा? क्या मतलब रिकवरी से मतलब ये है कि कंपनसेट हो पाएगा क्या? जो 43% की कमी हमने देखी है जुलाई की शुरुआत में, क्या अब अगले 15-20 दिनों में इतनी बारिश होगी कि उसे कवर कर लेगा? ये तो अगले 4 दिन में हो जाएगी। 18, 19, 20 बहुत बारिश है, उल्टा आप फिर कहानी हो जाएगी कि पूरे भारत में बाढ़ आई हुई है। मैं तो बोल रहा हूँ संतुलन नहीं है। अच्छा। और उसके बाद लास्ट वीक में वो फिर टेपर करेगा। और मैं योगेंद्र जी को एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इस साल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कोई फसल बीमा योजना सरकार ने निकाली नहीं है, और पिछले साल के भी पैसे नहीं दिए। मतलब कि आप लोग उसके बारे में कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में विमल जी आप बताएं कि दालों की डिमांड सप्लाई अभी कैसे रहने वाली है, क्योंकि इस पर सरकार की पैनी नजर है। कोठारी जी। देखिए जी, सप्लाई में तुअर में थोड़ा एक इशू है, जिसके लिए सरकार ने इसका इंपोर्ट फ्री किया 31 अक्टूबर तक का। राइट सर। और तुअर, मूंग, उड़द ही अभी खरीफ की क्रॉप है। तो खरीफ की क्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी क्रॉप हो तो हमारी आपूर्ति पूरी हो सके। लेकिन अभी कुछ समय के लिए ये सरकार ने जो इंपोर्ट अलाउ किया है, इससे जो हमारे यहाँ जो शॉर्टेज बनी है वो बैलेंस हो जाएगी। प्राइस भी अभी कुछ कम हो गए, सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाया है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत होगी नहीं। बहुत शुक्रिया विमल जी आपका, अरुण जी आपका, मेहता जी आपका, योगेश जी आपका और जतिन सिंह जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि मानसून की चाल कैसी रही है, आगे मानसून की चाल कैसी रह सकती है, और खरीफ की बुआई पर और ओवरऑल एग्रीकल्चर की डिमांड सप्लाई पर इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।